नमस्कार, स्वदेश आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जिस महंगाई की मार से आप और हम ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है, उससे जुड़ी राहत की खबर के साथ करते हैं स्वदेश आवर की शुरुआत। छोटा सा खतरा ही सही, लेकिन राहत की ये शबनम बोझ झेल रही हमारी जेबों को थोड़ा सुकून तो देने वाली है। इसकी तस्दीक आज आए दो आंकड़ों से होती है। एक पहला जो आंकड़ा है वो अक्टूबर महीने में सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर में कमी से आया है, और ये सितंबर के आंकड़ों को अगर देखें जो 7.41% था, उसके मुकाबले 6.77% पर आ गई है। करीब 3 महीने के बाद रिटेल महंगाई के आंकड़ों में आई कमी, लेकिन ये अभी भी आरबीआई की 6% की जो अपर मार्जिन है उससे ज्यादा है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो दूसरे आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, दूसरी राहत की बात कर रहे हैं, वो थोक महंगाई की है। ये अक्टूबर महीने में घटकर 8.39% पर आ गई है। करीब 18 महीने बाद ये सिंगल डिजिट के दायरे में पहुंची है। महंगाई से जुड़ी राहत की इसी खबर पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन आंकड़ों में आई कमी के क्या मायने हैं, बता रही हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूरमठ। आज भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ खुशखबरी मिली। ये था कि जो महंगाई की दर है, WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन जो हम CPI कहते हैं, दोनों में कुछ घटाई हुई। WPI इन्फ्लेशन जो 18 महीने से डबल डिजिट में चल रहा था, माने 10% से ज़्यादा चल रहा था, अब अक्टूबर के महीने में आया थोड़ा सा 10% से कम 8.39%। और शाम को ये भी हमें पता चला कि रिटेल इन्फ्लेशन जो आया है, जो काफ़ी महीने से 7% से ऊपर चल रहा था, अक्टूबर के महीने में 6.8% हो गया है। जैसे गवर्नर ने बोला था 2-3 दिन पहले कि अक्टूबर का महीने रिटेल इन्फ्लेशन 7% से कम होगा, वैसे ही हुआ, 6.8% हुआ। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि ये रिजर्व बैंक का 6% जो अपर एंड ऑफ टारगेट का है 6%, उससे ज़्यादा है। तो ये खुशखबरी है पहले के मुताबिक, लेकिन आगे जाते हुए अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट को अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है। तो सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ करना होगा। दिसंबर के MPC मीटिंग में हमको पता चलेगा कि MPC क्या सोच है उनका, 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करेगी या उससे थोड़ा कम। तो चुनौतियां बरकरार, भले ही फिलहाल तत्काल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इस विषय के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रनील पान साहब, चीफ इकोनॉमिस्ट यस बैंक से। इंद्रनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शार्प फॉल तो है, लेकिन क्या एज ए इकोनॉमिस्ट आप इस आंकड़े से सरप्राइज हुए हैं, या अनुमान के आसपास ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं? अनुमान के आसपास ही ये नंबर था, क्योंकि एक बेस इफेक्ट है अगला पिछले साल से, और इन्फ्लेशन 6.7 6.8 के आसपास ही आने वाले थे। वो सरप्राइज इसीलिए नहीं थे। आने वाले दिन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि वेजिटेबल्स का जो प्राइसेस है वो थोड़ा नीचे आने को दिख रहा है, और ये सीजनल इफेक्ट है वेजिटेबल्स का, और इससे और थोड़ा राहत मिलेगा इन्फ्लेशन का। लेकिन हम अगर RBI पॉलिसी की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है CPI के ऊपर, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और रिटेल इन्फ्लेशन 6% के नीचे हमारा मॉडल तो दिख नहीं रहा है कि फरवरी के आगे 6% के नीचे रिटेल इन्फ्लेशन आ सकता है। वो एक घबराहट की बात है। और कोर इन्फ्लेशन भी मोर और लेस स्टेबल है। वेजिटेबल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस को क्या होता है वो देखने का जरूरत है। और दूसरी बात है, US का एक्सपेक्टेशन है अभी 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होगा दिसंबर में। US फेड 75 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज कर रहे थे पिछले 4 उनका पॉलिसी के दौरान। वो देख के अगर RBI नीचे ला सकता है, 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे थे RBI, वो नीचे आएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमको। ने जिक्र किया इंद्रनील, निगाहें वाकई RBI पर हैं। MPC और रेट हाई साइकिल सब पर नजरें होंगी, फिर भी आपका नजरिया क्या कहता है? क्या ब्याज दरों में हम आगे बढ़ोतरी देखेंगे, या थोड़ा बहुत कूल डाउन हो सकता है?
देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन तो अभी भी है कि 50 बेसिस पॉइंट से रिपो रेट इंक्रीज करेंगे आरबीआई, क्योंकि फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस उन्होंने भी 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे ऐसे अनुमान है। इशू ये है कि कितना जल्दी रिजर्व बैंक अपना साइकिल खत्म कर सकते हैं, वो एक मेजर मेरे ख्याल से इशू है, क्योंकि जब तक साइकिल खत्म होने को नजर नहीं आएगा तभी ये जो अनसर्टेनिटी है इंक्रीज रेट इंक्रीज का वो लगातार बरकरार रहेगा, और उसमें इकोनॉमिक एजेंट्स जो है, मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो है, वो बैंक से लोन उठाएंगे कि नहीं, बैंक से लोन उठा के कैपेसिटी एडिशन में मदद करेंगे कि नहीं, वो एक मेजर इशू आ रहा है। जब तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज खत्म नहीं होता है तब तक क्लैरिटी जो है ऑन डोमेस्टिक डिमांड, क्लैरिटी जो है ऑन द इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से आरबीआई को जितना जल्दी हो सके इंक्रीज करके अपना साइकिल खत्म करना है। बिल्कुल, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपके एक्सपर्टीज से या आपके डेटा से क्या चीजें हैं जो अभी भी एक तरह से वरी कर रही हैं, इस पूरी इकॉनमी को कहीं ना कहीं एक तरह से बेचैन किए हुए हैं? अगर आप इन्फ्लेशन के बाद छोड़ के ग्रोथ पे आए तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक कंजम्पशन वो अभी भी वीक दिखना नजर आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो फेस्टिव सीजन का जिक्र होता है, वो बियॉन्ड फेस्टिव सीजन क्या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उस पे नजर डालना चाहिए। एक तो वो बात है। दूसरा ये बात है कि एक्सपोर्ट्स बहुत जल्दी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स उतना जल्दी से नीचे नहीं गिर रहे हैं। एक तो कारण डेफिनेटली है ऑयल इंपोर्ट्स। दूसरा ये कारण है कि रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपना डिमांड थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम है कि ग्रोथ जो जीडीपी नंबर्स हम देखते हैं, जीडीपी नंबर्स पे असर पड़ सकता है। तो ये मेजर सॉर्ट ऑफ इश्यूज है, और आगे जाके फिस्कल पुश का उम्मीद हम करते हैं। फिस्कल पुश तो आने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, और ऑन द अदर साइड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग अगर होता है तो ये सब मिलके अपना ग्रोथ पे इम्प्लीकेशन आ सकते हैं। बिल्कुल इंद्रनील साहब, जाहिर सी बात है कि एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि जिस वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, और इनमें एक पहलू रूरल इन्फ्लेशन पे आपका नज़रिया जानना चाहूँगा। यहाँ गिरावट तो आई है लेकिन फिर भी ये हाई है। डेफिनेटली, और इसका जो रूरल इन्फ्लेशन का जो रीडिंग है, देखिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स रूरल सेगमेंट में सब्सिस्टेंस फार्मर्स है, मतलब जो उन्होंने सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं वो अपने घर में कंजम्पशन हो जाता है। तो ये जो फूड प्राइसेस जो हाई है, रिटेल फूड प्राइसेस जो हाई है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मर्स को मिलता नहीं है in the same way as it should have been. इसका मतलब ये है कि even though retail prices are high, it will not have a positive implication for the farmer's income. और उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे सब कमोडिटीज का जो प्राइस है वो ऊपर है, इसीलिए रूरल कंजम्पशन डिमांड थोड़ा वीक रहने का उम्मीद है। और ये एक वजह है जो कि जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा ऊपर सॉर्ट ऑफ बढ़ाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रूरल डिमांड उतना ऊपर जाने का उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया करेंगे इंद्रनील पान साहब हमसे जुड़ने के लिए, और सीपीआई के आंकड़ों और भारतीय इकॉनमी में जिस तरह के संकेत दे रही है उस पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। चलिए अगली खास खबर की ओर बढ़ते हैं। 45 घंटे 20 कार्यक्रम और करीब 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय यानी बाइलैटरल मीटिंग। इस बैठक के मायने भारत के लिए कुछ खास हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 यानी कल और परसों
G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, इसमें शामिल होने पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी इस सम्मेलन में ग्लोबल इकोनॉमी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल चेंजेस से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। साथ ही मौजूदा वक्त में वैश्विक चुनौतियां, कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार, यूरोप में चल रहे संघर्ष और दूसरे देशों पर इसका असर, इन सब पर चर्चा होगी। दुनिया के लगभग सभी देशों में खाद्य सुरक्षा चुनौतियां, ऊर्जा संकट और सबसे अहम दुनिया भर को अपनी चपेट में लेती महंगाई की मार भी इस बैठक का अहम एजेंडा रहेगी। तो आखिर क्यों खास है भारत के लिए सम्मेलन और क्या होगा इस बैठक के बाद सकारात्मक असर, क्या संभावनाएं हैं, इन सभी मुद्दों पर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पीएम के दौरे और G20 सम्मेलन को लेकर पहले ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी के पास चलते हैं। श्रृंजॉय, बताएं क्या एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग का? देखिए, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग है G20। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वन ऑन वन मीटिंग अभी खत्म हो चुका है। ये जो बाइडेन और शी जिनपिंग का मीटिंग है। उसके बाद शी जिनपिंग ने कहा है ये चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है वो ठीक डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। और बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है फुल ईयर में, क्योंकि चाइनीज एग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चाइनीज एग्रेशन अमेरिका के जितने दोस्त हैं वहाँ, जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया, जैसे फिलीपींस, उनको अफेक्ट किया है। ताइवान का प्रॉब्लम भी रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत है अमेरिका और चाइना के बीच। इसीलिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आफ्टर दिस मीटिंग देयर कैन बी एन एफर्ट टू कूल डाउन द सिचुएशन। अमेरिका और चाइना नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमिक सुपर पावर है, और ये दोनों एक साथ काम करने से द सिचुएशन विल बी मच बेटर। और G20 समिट में आखिर क्या उम्मीदें हैं और भारत की भूमिका इस बार क्यों है खास, इस सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। G20 शिखर सम्मेलन जिन हालातों में इस वक्त हो रहा है उन्हें सामान्य तो नहीं कहा जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध तो है ही, और इन सब के बीच पुतिन साफ कह दिया है कि वो नहीं शामिल हो रहे हैं, ना ही वर्चुअली इसे किसी तरह से एड्रेस करने वाले हैं। फिर भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देखें तो क्या उम्मीदें इस समिट से? देखिए, सब कुछ ज्यादा निर्भर कर रहा था कि ये बाइडेन और जिनपिंग के बीच कैसे माहौल में बातचीत होती है। मुझे लगता है कि एक ब्रेक थ्रू तो हो गया है, क्योंकि उनकी मुलाकात ही अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, और ये कहा गया है कि एक रेड लाइन तय कर दिया जाए। तो चूंकि चाइना की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चाइना अमेरिका का एक कंटेंट, मतलब उसको चुनौती देने वाला है, और साथ में चाइना जो है रूस से भी उसकी दोस्ती है। और चाइना जो है, हम और भारत और चाइना का रिलेशनशिप है वो भी देखें। इस समय भारत के पास इसका नेतृत्व आना एक अति महत्वपूर्ण घटना है मेरे विचार से। दूसरा, जो आपने ये कहा कि कोरोना महामारी और यूक्रेन रशियन युद्ध जो हो रहा है, उसके बीच में विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क का मीटिंग होना, उनके राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो आपने विश्व खाद्य संकट की बात कही, तो खाद्य संकट की दिक्कत है, उसमें बहुत सारे सप्लाई चेन गड़बड़ाए हुए हैं। इसके वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत जगह बहुत बढ़ा हुआ है। दूसरा ये है कि जो आवाजाही पर भी कई तरह के प्रतिबंध ही आप समझिए एक तरह से कहेंगे, या फिर ये कहेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स है वो भी गड़बड़ाया हुआ है, तो उसको भी ठीक करना है। जो आवाजाही, जो उसका आवागमन है आयात निर्यात का। तीसरी बात है जो इस सबसे ऊपर है कि जो ईंधन की कीमतें हैं, ईंधन की कीमतें अगर कंट्रोल होती हैं, कम होती हैं,
तो भारत जैसे देश को बहुत फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर ज्यादा हमको लगता है फोकस करेंगे। और दूसरा ये कि अगर माहौल में अगर थोड़ी सी नरमी आती है सबके हस्तक्षेप से, चाइना की भी बहुत भूमिका है रूस के को लेकर, या फिर रूस यूक्रेन को लेकर भारत की बहुत भूमिका है, तो इससे कोई एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है। दूसरा, अभी हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने मसल फिर दिखाए हैं, तो उसपे चाइना वालों का तो एक हमको तो लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा रोल रहता है, तो वो एक टेंशन का एक नया कारण। और ऐसा मोर्चाबंदी ना हो कि भाई चीन, रशिया और कई एशिया के देश एक तरफ और एक पूरी दूसरी तरफ एक पूरी जमात होती है। इन चीजों के बीच में अगर वो रेड रेड लाइन की बात की जा रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, तो मैं समझता हूं कि इससे कुछ माहौल में नरमी आएगी। हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे भी असर पड़े, कम हो सकता है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी कुछ एक फैसला हो, क्योंकि G20 में हालांकि रूस के सिर्फ विदेश मंत्री, मैंने सुना है कि विदेश मंत्री लावरोव उसमें जा रहे हैं, वेटरन है, लेकिन इन सारी चीजों का होगा चारों तरफ असर, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज का हस्तक्षेप, अब देखिए हम 75% और 85% इस तरह से कारोबार और इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड सारा कुछ यही G20 कंट्रोल करता है, तो वो सबके इसमें स्टेक्स हैं। हमको लगता है कि इसका दबाव चीन पर तात्कालिक रूप से पड़े या ना पड़े, मुझे ये लगता है कि रूस के ऊपर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत के लिए वैश्विक स्तर पर, इस स्तर पर बहुत बड़ी मुझे संभावना, चुनौती और सब कुछ दिखाई, चुनौती नहीं कहूंगा, संभावना और उसमें प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है कि एक जो भारत की भूमिका है वो लगातार बढ़े और भारत के राष्ट्र हितों के हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़े। और जो भारत की अगर भूमिका बढ़ती है तो देश का गौरव बढ़ता है और देश का सम्मान और देश की ताकत बढ़ती है। तो मैं तो इसको G20 के इस मीटिंग को इसी तरह से देख रहा हूँ। बने रहिए, जरा एक रिएक्शन हम सुन लेते हैं और लौटूंगा तो भारत की इसी भूमिका को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। समिट में भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति को लेकर आगे बढ़ेगा और समिट में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी, जैसा हमने आपको बताया, बाली पहुंच चुके हैं और अपने 45 घंटे के बाली दौरे के दौरान 20 कार्यक्रम और 10 द्विपक्षीय बैठकों में पीएम शामिल होंगे। यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, की अध्यक्षता संभालेगा। इसके लिए पीएम मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों को निजी तौर पर भी भारत आने का न्योता दे रहे हैं। When 20 heads are meeting there, you can find informally, you can really discuss frankly what can we do, because you have seen even we are buying oil in the spot market from the Russia in what you call discounted rate. We have bought 22% oil, which was never the case, which was not earlier the case. So there are a lot of changes, but fact is that the meeting of Xi Jinping and Biden in Ukraine, they might overshadow the G20 meeting, but G20 basically is supposed to handle economic aspect. But you will find suddenly the international developments and the political strategic aspect might overshadow the main economic agenda, which is not really very good because so many economic issues are wanting attention and action. But let us see how it unfolds. और हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसा आपने कहा भी कि एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके साथ ही इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं भारत की जो भूमिका है और भारत जिस भी तरह से अपनी भूमिका निभाएगा उसके काफ़ी असर देखे जाएंगे। फिर भी अगर चुनौतियों की बात करें तो भारत की सबसे अहम चुनौती क्या होगी और यहाँ से जो भी एक्ट नजर आएगा भारत का, वो किस किस दिशा में सबसे ज्यादा आपको लगता है महत्वपूर्ण होगा? देखिए, मेरे हिसाब से पहले संभावना की बात कर लेते हैं, अच्छी बात पहले कर लेते हैं। जब नेतृत्व मिलता है तो भारत जो कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच, मैं समझता हूं कि पर्दे के पीछे एक मध्यस्थता की भूमिका में आ सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिखती है।
दूसरी संभावना ये है कि जब इतने बड़े ताकतवर लोग पूरे दुनिया के एक साथ मिल रहे हैं, तो मैं कोई ना कोई, अभी नहीं कुछ दिन के बाद या किसी रूप में रशियन यूक्रेनियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमको लगता है कोई ना कोई अब कुछ आने वाले समय में ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। तीसरी जो चुनौती है, चुनौती में अब हम आते हैं, तो चुनौती में हमारी सबसे अहम चुनौती आर्थिक ही है कि अगर, जैसा मैंने पहले कहा कि तेल का दाम अगर बढ़ता है तो ये हमारे इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर डालता है। पहली बात तो ये है 16 लाख करोड़ का, तो ये सारी चीज एक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हम भारत जो है अभी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ सोच रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उससे हमारे मुद्रा जो कमाई है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में वो बढ़ती है। तो एक तो ये है कि वो एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, जब तक आर्थिक संबंध बाकी देशों के साथ आपस में ही सही हो ऊपर लेवल पे, तभी जाके ये चीज आगे बढ़ सकती है। तीसरी बात जो है वो खाद वाली है। देखिए, कोई भी देश आज कितना भी मान लीजिए कि एक नेशनलिस्ट इकोनॉमी पे जाए, लेकिन इंटरकनेक्टेड तो निश्चित रूप से है और सबका असर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो ये है। और एक जो चौथी चुनौती जिसको हम लोग सामरिक कहेंगे, देखिए सामरिक में क्या है कि ये जो रूस है चाहे अमेरिका है, ये दोनों अपने अपने जो कंट्रीज रहते हैं अपने अपने प्रभुत्व में लेने की कोशिश करते हैं, दबाव डालते हैं, है ना, कोई आर्म्स बेचने के लिए, कोई आइडियोलॉजी के लिए कुछ। तो हमने अभी मनूवरिंग करके सब ठीक रखा, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन ये जो चाइना का फैक्टर है, मुझे ये लगता है कि अगर चाइना पर थोड़ा लगाम लगे, एक्सपेंशनिस्ट है और इस तरह से, और अभी जिनपिंग तीसरी बार एकदम ताकतवर बन के आए हैं, शायद सबसे ताकतवर चीन के हाल के सालों में, तो उनके ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, ये भी मैं समझता हूँ। और एक चीन हमारे लिए चुनौती है, बराबर है। लेकिन अगर हम G20 का नेतृत्व करते हैं, हम अपनी रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में कोई भूमिका सार्थक निभाते हैं, बिल्कुल, हम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनको अपने आर्थिक ताकत और आर्थिक संभावनाओं की ओर आकर्षित करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो चुनौतियां हैं वो संभावना में बदल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सतीश सर इस अहम विश्लेषण के लिए। G20 में भारत की भूमिका और आगे आने वाली भारत की चुनौतियों और इसके साथ ही संभावनाओं पर बहुत ही विशेष विश्लेषण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। LTI और माइंडट्री अब एक कंपनी कहलाएंगे। जी हाँ, दोनों कंपनियों का मर्जर आज से लागू हो गया। NCLT मुंबई और बेंगलुरु की ओर से मंजूरी मिल गई। मर्जर के बाद कंपनी का नाम अब LTI माइंडट्री होगा। इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन AM नायक ने कहा कि मर्जर के बाद इस साल कंपनी का रेवेन्यू $5.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा और अगले साल ये $6 बिलियन को पार कर जाएगा। LTI Mindtree aspires to go from good to great and drive double-digit growth over the next 5 years. At a higher PAT margin, L&T, the parent company, will hold 68.73% of LTI Mindtree. L&T's Lakshya 2026, which is our strategic plan, envisages a three-pronged approach involving infrastructure as a group, manufacturing, very high-tech manufacturing, and IT and technology services. और दोनों कंपनियों के बीच 6 महीने मर्जर का फैसला हुआ था। मर्जर के बाद मार्केट कैप के मामले में LTI माइंडट्री 5वें नंबर की कंपनी बन जाएगी। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह।
LTI और माइंडट्री आज से एक IT कंपनी बन गए हैं। कुछ महीने पहले इस मर्जर का ऐलान हुआ था और आज से जो ये मर्जर है वो ऑपरेशनल हो गया है। कुल जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होगी वो 90,000 होगी दोनों कंपनियों के एक होने के बाद। कंपनियों को जो मंजूरियां थी NCLT मुंबई की, NCLT बेंगलुरु की, वो भी पूरी तरह से मिल गई और बाकी तमाम जो मंजूरियां हैं वो भी इस मर्जर को मिल चुकी है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक दोनों कंपनियों की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी रेवेन्यू सिनर्जी लाने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में। इसके अलावा कॉस्ट सिनर्जी भी होगी, यानी लागत में भी जो है सेविंग्स होगी, कॉस्ट सिनर्जी होगी जो शुरुआत में 1.5% होगी और आगे चल के उसमें बढ़ोतरी होगी, ये कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है। जो 100 शेयर है माइंडट्री के वहां पर जो है LTI के 73 शेयर मिलेंगे और जो माइंडट्री को शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा और जिसकी रिकॉर्ड डेट है 24 नवंबर की। यानी आगे चलकर भविष्य में जो शेयर का नाम होगा वो LTI माइंडट्री होगा, माइंडट्री का शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया। तो एक मेगा मर्जर जिसका ऐलान करीब 5 से 6 महीने हुआ था वो हकीकत में तब्दील हो गया है और आज से जो है वो एक कंबाइंड एंटिटी हो गई है जिसका नाम दिया गया है LTI माइंडट्री। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। बाजार के 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर ली जाए। बचपन का दौर ही कुछ और था। वो दादा दादी से कहानियाँ सुनना, वो मम्मी पापा से जिद करना, वो चाचा चाची के घर जाना, वो बुआ के घर आने पर खुश होना। ऐसे कई सारे मोमेंट्स बचपन में हमने जिए हैं और उन मोमेंट्स को फिर से याद करने का मौका हर साल इस दिन हमें मिलता है। चलिए इसी मोमेंट्स को हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी शेयर करते हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा। और इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे 3 दिग्गज जो जुड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं और फिर इस कड़ी में हमारे इस थीम के साथ जुड़कर आपको कुछ ऐसे शेयर्स आपको सुझाएंगे जो कि बचपन, आपके बच्चों के बचपन में अगर आप निवेश का नजरिया बनाएंगे तो फिर उनके बड़े होते के साथ साथ वो शेयर्स जो हैं वो भी ग्रो करते हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, शर्मिलाजोशी.com से शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ेंगी, इनॉक वेंचर्स से MD और CEO मिस्टर विजय चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही AUM कैपिटल से राजेश अग्रवाल जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और बचपन की कुछ यादें विजय जी, राजेश जी, आप अपनी TV स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे ET नाउ स्वदेश के माध्यम से जिस तरह से हमने कोशिश की है चिल्ड्रंस डे के मौके पर बचपन की उन अनगिनत यादों को कुछ तस्वीरों में जोड़ने की। आपसे शुरुआत तो मैं इसी सब्जेक्ट से करना चाहूंगी और आपके बचपन की क्या यादें हैं जो कि इस खास मौके पर आपको याद आ रही हैं, वो हम समझना चाहेंगे और आपके बचपन को भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। शुरुआत विजय जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपकी बचपन की कोई ऐसी मोमेंट, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ, कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मुझे लगता है हमारे समय में बचपन बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड होता था और हम लोग बहुत मस्त रहते थे और बिना किसी चिंता के रहते थे। हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे और सब लोग, मुझे लगता है कि मैं तो स्पेसिफिकली एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे और छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ बटोर लेते थे। और बचपन की एक बात मुझे एक अभी याद आती है कि जो हमारे क्रिकेट मैच हुआ करते थे वो मात्र एक समोसे के ऊपर शर्तें लगा करती थी कि जो मैच जीतेगा वो समोसा खिलाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आज नहीं दिखाई देती और उस ज़माने में मुझे लगता है कि समोसा भी कोई 25-30 पैसे का आता होगा। और आज जो बच्चों की जो आकांक्षाएं हैं, जो जिस तरीके से वो लोग खुश होते हैं या ना खुश होते हैं, मुझे लगता है बहुत बदल गई है। काफ़ी कंज्यूमरिज्म आ चुका है अब बच्चों में और गैजेट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो मुझे आज भी अपने बचपन के दोस्त याद आते हैं, वो समय याद आता है। और एक और बात मुझे याद आती है कि कई बार जब अच्छी बारिश आती थी तो हम लोग स्कूल बंक कर क्रिकेट खेला करते थे टेनिस बॉल से। और जैसे ही समय होता था वापसी का तो हम वापस घर चला जाया करते थे। तो ये इस तरीके की जो मस्ती है और मुझे नहीं लगता बच्चे उस तरीके से एंजॉय कर पाते हैं जो हम कभी किया करते थे। तो बहुत अच्छा टाइम था और यादगार है और जीवन भर रहेगा।
जी आपने सही कहा। एक्चुअली इस वक्त ऑप्शंस जितने बढ़ते हुए अब दिख चुके हैं, या कह सकते हैं लोगों बच्चों के पास जितने विकल्प बढ़े हैं, चाहे फिर गेम्स की बात हो या म्यूजिक की बात हो। अभी अभी हम हमारे टीवी स्क्रीन पर कैसेट्स दिखा रहे थे बच्चों को। आज के बच्चों को तो कैसेट्स क्या हैं वो शायद पता भी ना हो, या फिर उन्होंने कभी इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किए होंगे। लेकिन बचपन की यादों में ये कैसेट को किस तरह से यूज़ किया जाता था, टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, साथ ही टॉफ़ीज़ जहाँ इतनी सारी वेरिएशंस हमें आज मिलते वैसे नहीं, कुछ चुनिंदा टॉफ़ीज़ होती थी और वही हमारी खास होती थी। शक्तिमान जैसी कुछ दूरदर्शन पर सीरियल्स आती थी जिसको बस देखकर मज़ा उठाते थे। कुछ कम ऑप्शंस थे लेकिन बचपन बेहद अच्छा सबका गुजरा, और वो बचपन की भी अपनी यादें, वो बचपन के भी अपने प्लसेस हैं। और इस बचपन के आज के ज़माने के बच्चों के लिए भी माना कि उनके लिए कई सारे विकल्प है, लेकिन साथ साथ ब्रॉड माइंड भी है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है, वो भी प्लसेस हैं आज के बच्चों के लिए। शर्मिला जी, स्वागत है आपका भी, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताइए आपकी बचपन की यादें क्या हैं? तो आई थिंक जैसे आप कह रही थी कि कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। टेप रिकॉर्डर, वो हम तो रिकॉर्ड्स वाले जमाने के लोग हैं। तो फिर रिकॉर्ड्स आए, फिर टेप्स आए, फिर सीडीज आए, उसके बाद वो मेमोरी स्टिक पर। और अभी तो हम म्यूजिक खरीदते ही नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। यू नो नाउ आई हैव Amazon, that Prime Music, और उस पर प्लेलिस्ट है, बस आपको कुछ करना नहीं है। तो आई लव द कन्वीनियंस ऑफ दैट। तो आई विल नॉट डिनाई कि मुझे कुछ बहुत उसमें नॉस्टैल्जिया है कि अभी वो टेप रिकॉर्डर में वो टेप स्टक हो जाती थी, फिर वो पेंसिल से उसको ये करो, वो ठीक है, वो नहीं है, वही अच्छा है। आई थिंक वी मूव्ड ऑन एंड वी आर इन अ बेटर स्टेज। पर जो विजय जी ने बात करी ना, आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और दैट इज व्हाट आई रियली फील चाइल्डहुड वाज और अब नहीं है। एक क्लासिक फ्रेज, एक किताब है एक्चुअली, बहुत पुरानी किताब है, एंड आई थिंक दैट रियली फॉर मी कंसेप्चुअलाइजेस व्हाट आवर चाइल्डहुड वाज। The name of the book is only that, कि where were you out, what were you doing, nothing। तो हम लोग ने बहुत सारा समय सिर्फ घर के बाहर कुछ भी नहीं करते हुए बिताया है। और अब मुझे लगता है कि वो एक लग्जरी है, और आजकल के बच्चों को तो वो मिलती नहीं है। उनको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, कोई पियानो सीख रहा है, कोई कुछ मार्शल आर्ट सीख रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है। तो वो जो हमें फ्रीडम था ना, कि कोई फोन नहीं था, पेरेंट्स it was a safer time, तो क्राइम कम था। तो जिस तरह से वो एक बात है कि where were you out, what were you doing, nothing। तो मेरे लिए वो मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी है बचपन की। सही कहा आपने शर्मिला जी, बचपन भी अलग था, ये बचपन भी अलग है। और आज के ज़माने के बच्चों के लिए भी कई सारी ऐसे स्किल सेट्स हैं, कई सारी चीज़ें जो शायद हमने ना देखी हो, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जब हम बचपन में कई सारी चीज़ें, या कह सकते कि दोस्तों के घर जाना, उनके साथ कुछ ऐसे खेल, आजकल प्ले स्टेशन या कहें कि ऑनलाइन गेमिंग का ज़माना है, उसमें शायद बच्चों को वो सारी चीज़ें, वो माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन खैर राजेश जी, आपकी तरफ से भी आप बताइए, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके चेहरे पर भी एक अलग मुस्कान थी, आपके बचपन की यादें भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सही कहा आपने मानसी जी, मुस्कान थी। सबसे पहले तो आपको, विजय जी को, शर्मिला जी को, सबको नमस्कार। बहुत दिन बाद हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और जो विजय जी ने या शर्मिला जी ने कहा, उसके बाद वाकई बचपन की बहुत सी यादें ताजा हो गई। एक चीज कहना चाहूंगा, जो पहले के बचपन में और आज के बचपन में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। तो जैसे शर्मिला जी ने कहा ना कि हम लोग बाहर रहते थे, वी विल डूइंग नथिंग, माने कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन बाहर है। तो जो फर्क इस वक्त मैं देख रहा हूँ, वो हमारे जमाने में और हमारे बच्चों के जमाने में है कि पहले हम लोग के गार्जियंस, हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को बाहर से खींच के अंदर लाते थे कि भैया रात हो गई है, वापस आ जाओ, है। और आज की डेट में हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ता है कि भाई बाहर जाके थोड़ा बहुत खेल कूद ले, किसी से मिलजुल ले। दिन भर ये मोबाइल और प्ले स्टेशन और टीवी पे जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले हमें वो खींच के लाते थे, अब हम धक्के दे के उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दो एक मेजर फर्क है। और जैसे विजय जी ने कहा ना कि बारिश के समय में वो क्रिकेट खेला करते थे, मुझे अचानक से याद आया उनकी बातों से कि बारिश के जमाने में हम कागज की नाव बना करके, वो जो पानी भर जाता था घर के बाहर सड़कों पे, तो उस पे कागज की नाव चलाते थे। आजकल के बच्चों को तो मेरे ख्याल से वो एंजॉयमेंट है ही नहीं कागज की नाव का।
तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फर्क आ गई। अब टीवी की बात करूं तो सिर्फ बुधवार को शाम को 7:30 बजे चित्रहार एक प्रोग्राम आता था जिसमें 5-7 फिल्मी गाने होते थे और जिसके हमें पूरे हफ्ता इंतजार रहता था। और आज की डेट में तो आपको 24 घंटा एंटरटेनमेंट चैनल चल रहे हैं, तो कुछ भी चला लीजिए, फिर वो चाहे ऑनलाइन में हो या टीवी पे हो, तो बहुत फर्क आ गया है। हम लोग उतने करियर ओरिएंटेड नहीं थे, बस क्लास में जा रहे हैं, क्लास खत्म हो गई, उसके बाद छुट्टी है, फिर सारा दिन घूमो फिरो, फिर दूसरे दिन गए। आज की डेट में करियर ओरिएंटेशन बहुत पहले से चालू हो जाता है, न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनका टारगेट रहता है, हमें नीट देना है, जॉइंट देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे हेडेक्स हो जाते हैं। तो कुछ अच्छी चीजें अभी हैं, कुछ अच्छी चीजें उस समय थी, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पहले वाला बचपन जो गैजेट्स के बिना था वो ज्यादा बेहतर था। गूगल नहीं था तो हम खुद सारी तैयारियां करते थे एग्जाम्स की, 10-10 बुक्स लाइब्रेरी में लेकर के बैठते थे और नोट्स बनाते थे। आज की डेट में तो वो एक बटन दबाते हैं गूगल्स में, विकिपीडिया में सारा डेटा उन्हें डाउनलोड मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी। अब जो आपने दो बातें छेड़ी कि गैजेट्स नहीं थे वो बचपन अच्छा था, और दूसरा कि आजकल के बच्चों को धक्के मारकर कहना पड़ता है कि बाहर जाओ, बाहर खेलो, क्योंकि उनके पास घर में ही इतनी सारी चीज़ें करने के लिए और वो उसी में अपना इंटरेस्ट खोज भी रहे हैं। लेकिन चलिए, वो बचपन भी था, अल्हड़ था, लेकिन खुशियाँ अलग ही थी, अनमोल था, और तब भी पेरेंट्स और गार्जियंस अपने बच्चों का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे थे। और आज भी पेरेंट्स और गार्जियंस का एकमात्र लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप करें और आगे एक बेहतरीन फ्यूचर बनाएं। और इसी थीम पर आज की इस खास पेशकश को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उन्होंने अपनी बचपन की यादें तो तरोताज़ा की, लेकिन साथ साथ वो आपको ये भी बताएंगे कि आज की तारीख में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए निवेश कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ते जाएंगे इन स्टॉक्स में भी इसी तरह से तरक्की होती जाएगी और इस तरह से डेवलप होगा एक बेहतरीन पोर्टफोलियो आपके बच्चों के लिए। चलिए करते हैं इसकी शुभ शुरुआत। और विजय जी, जैसे सवाल मैंने सबसे पहले आपसे ही पूछा, तो आप ही इस कड़ी में भी शुरुआत कीजिए। इस कड़ी में आपका पहला शेयर कौन सा इन्वेस्टमेंट पिक होगा जो हमारे व्यूअर्स को उनके बच्चों के लिए आप सुझा रहे हैं, बताएं। नो डाउट हम लोग एक लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, और इसी श्रेणी में मैं जो पहला स्टॉक बताना चाहता हूं वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये दिग्गज L&T जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंफ्रा स्पेस में और कैपिटल गुड्स में, उसका एक टेक्नोलॉजी आर्म है। इस कंपनी की खासियत ये है कि इनका पूरे विश्व में R&D सेंटर्स हैं इंक्लूडिंग इजराइल, और बहुत ज़बरदस्त रिसर्च ये कर रही है। अभी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, ईवी में, 5G में इनका काफ़ी योगदान है, और डेटा एनालिटिक्स में लोग काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम कर रहे हैं, और डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अभी यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद सारी कंट्रीज़ अब डिफेंस की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगी, और ख़ास करके जो अब ये लड़ाइयाँ होंगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। वो अब आर्म्स एंड एम्यूनिशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में मुझे लगता है LTTS बहुत अच्छा करेगा अगर कोई लंबी अवधि के लिए इसको लेता है। तो मेरा मानना है ये 9000 के स्तर को भी छू सकता है, मगर इसको बहुत शांति से रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस से रखना पड़ेगा। तो 9000 का लेवल का मैं टारगेट इसमें देता हूँ। L&T टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और जिन बिजनेसेस में ये रिसर्च कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा L&T टेक में बाइंग। फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ से ताल्लुक रखती कंपनी L&T टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिए, बड़ा नजरिया, 3 से 5 साल के अवधि के लिए हम आपको ये सारे के सारे शेयर सुझा रहे हैं। शर्मिला जी, आपकी तरफ से इस कड़ी में पहला स्टॉक कौन सा होगा, बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों मैंने स्टॉक्स चुने हैं वो मिड कैप से है, और उसकी वजह यही है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करें और तो इसमें आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो जो आपको लार्ज कैप में मिलता है उससे कहीं बेहतर होना चाहिए। तो उस वजह से मैं मिड कैप के साथ जा रही हूँ, क्योंकि उसमें वहाँ हमेशा बीटा ज्यादा रहता है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि पहले जैसे जमाना था कि हम कह सकते थे कि आप 5-10 साल के लिए स्टॉक रखे, तो डेफिनेटली आप 5-10 साल ये स्टॉक्स रख सकते, लेकिन इनको जरूर रीविजिट करिए, बिकॉज बिजनेसेस आल्सो गेट आउटडेटेड वेरी फास्ट नाउ।
तो इस चीज को मुझे लगता है कि सभी इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा, और अगर आप आपके बच्चों के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि बिजनेस बिकम्स इन टुडेज वर्ल्ड बिजनेसेस बिकम ऑब्सोलीट वेरी फास्ट। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा कि आपने किन चीजों में कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो हैविंग सेड ऑल दैट, मैं काफी एक ट्रेडिशनल सेक्टर के साथ जा रही हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक। मुझे लगता है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर्स में सुधार आ रहा है, और उनके कुछ लेगेसी इश्यूज थे, अब ऐसे लग रहा है कि वो उनके पीछे है, और उनका रिटर्न ऑन एसेट्स और काफी ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ सभी इंप्रूव हो रहा है। तो मेरा 18 महीने का टारगेट 65 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो अब कहानी बन रही है IDFC फर्स्ट बैंक में, उसी हिसाब से अगर उनके अगले 3-4 क्वार्टर्स के नतीजे भी आए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप डेफिनेटली 5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ गुड रन फॉर IDFC फर्स्ट बैंक, बट माय फर्स्ट टारगेट वुड बी अबाउट 65, तो IDFC फर्स्ट बैंक। एब्सोल्युटली शर्मिला जी, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी हिदायत एडवाइस आपने दी है। जैसे उस बचपन की बात हमने की और साथ ही इस बचपन की, यानी कि आज के बचपन में जैसे बच्चों के अलग अलग तरीके के स्किल सेट्स या ग्रोथ की अगर बात करें, सब कुछ बदला है वहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे ही हमारे शेयर मार्केट में स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी में भी काफ़ी कुछ बदला, जैसे शर्मिला जी ने बिल्कुल उम्दा तरीके से समझाया कि स्टॉक्स की या कंपनीज की ऑब्सोलीट होने की हिस्ट्रीज भी हमने देखी और कई सारी सिचुएशंस भी हैं। इसीलिए जिन स्टॉक्स में जिस भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जिसे भी आप बना रहे हैं, उसे वक्त वक्त पर रिविजिट जरूर करते रहें, चाहे फिर वो लंबी अवधि के लिए आपने किसी भी चीज को ध्यान में रखते हुए इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। इस वक्त हमारी थीम चिल्ड्रंस डे स्पेशल है, लेकिन हर समय आप अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करते रहें और कहते हैं ना कि एक क्लीन करने का भी एक नज़रिया बनाते रहें। वक्त वक्त पर अगर आप देखें कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने निवेश किया और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो एक डिसीजन लेना भी जायज़ है। ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का, ये एडवाइस भी आपके लिए। राजेश जी बताएं, लंबी अवधि के लिए आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा होगा इस कड़ी में? देखिए, जैसे शर्मिला जी ने अभी कहा ना कि हमेशा रिविजिट करना चाहिए, तो मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। इसे मेरे कैरियर का बचपन समझ लो आप। तो उस जमाने में मैंने आज से 10-15 साल पहले एक एनुअल रिपोर्ट की कॉपी के लिए हमें कंपनी में बार बार लिखना पड़ता था, फिर वो आती थी, और आज की डेट में सारे डेटा एक्सचेंजेस में उपलब्ध हैं। तो मैं उनकी बात को सेकंड करता हूं कि आपको हमेशा रिव्यू करना चाहिए। सारे डेटा उपलब्ध हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट से बहुत कुछ मिलता है, और कंपनी स्पेसिफिक तो दोनों एक्सचेंज की वेबसाइट में मिलता है। अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको रिव्यू करते रहें, और जब लगे कि परफॉर्म नहीं कर रहा है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे स्विच कर लें। अब आते हैं अपने स्टॉक पे। तो पहला स्टॉक मैं भी मिड कैप के साथ ही जा रहा हूँ। पहला स्टॉक हमारा श्याम मेटालिक्स का रहेगा। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है मेटल्स में, अगर आप देखो तो, जो फोकस इनका लॉन्ग प्रोडक्ट्स और फेरो अलॉयज में है। 3 प्लांट है इनके, एक उड़ीसा में है, 2 वेस्ट बंगाल में है। कैप्टिव पावर है इनका 267 मेगावाट का, और सबसे बड़ी बात है कि फेरो में जहाँ की रॉ मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा पावर का आता है, और जो दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए 5 से 7 रुपये पर यूनिट पड़ता है वो पावर, इनके लिए 2 रुपया 10 पैसा पड़ता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी बेनिफिट है। इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसमें इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में या ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट जैसे DI वगैरह में वो पहुंच बन जाएगी, और उससे इनके फायदे बढ़ जाएंगे। 79% जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो इन हाउस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में मेटल्स में बहुत कम ऐसी कंपनियां मिलती हैं जो डेट फ्री हो। मैं समझता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल नकदी अवधि का नजरिया रखना चाहिए, और साल भर के लिए हमारा टारगेट 350 रुपया का है। मैं दोबारा कहूंगा कि रिव्यू करते रहें, और हो सकता है कि ये ज्यादा लंबी अवधि में और भी अच्छे रिटर्न दे, बट इस वक्त हम 1 साल का 350 का टारगेट दे रहे हैं। 350 का रिविजिट करना है, और स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसमें और ज़्यादा निवेश का भी नज़रिया बनाकर चल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजेश जी ने समझाया, डेट फ्री परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, हर लिहाज से पॉजिटिव। श्याम मेटालिक्स के स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। विजय जी, आपकी तरफ से इस कड़ी में दूसरा शेयर कौन सा होगा? मैम, मेरा दूसरा जो पसंदीदा शेयर है वो है टाटा मोटर्स। और मैं काफ़ी समय से बोलता आया हूँ, टाटा मोटर्स जो है वो भारत का टेस्ला है। और अभी हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में एक अच्छा रनअप हालांकि देखने को मिला, लगभग 100 रुपया आ गया था ये स्टॉक। मगर कोई लंबी अवधि के लिए अभी भी खरीदे तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो 1000 रुपये बन सकता है। इसके कुछ कारण हैं।
पहली बात कि भारत में सबसे ज़्यादा बेचने वाला जो ईवीज बेचने वाला कंपनी है वो टाटा मोटर्स है। और जिस तरीके से ये लोगों ने मार्केट कैप्चर किया है, लगभग 50 से 60% जो मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स का है। जो मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिस रेट पे लॉन्च किया है, उस रेट पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटर लॉन्च कर पा रहा है। और नो डाउट जो डिज़ाइनिंग है, पहले प्रॉब्लम ये होती थी टाटा मोटर्स की गाड़ियों को लोग डिज़ाइनिंग की वजह से नहीं लेते थे और काफ़ी क्रूड डिज़ाइनिंग होती थी, मगर JLR की जो कैपेसिटी ये यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, अब बड़े इंटरनेशनल मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। और जो हैरियर है, जो सफारी है, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ हैं आज की डेट में। और आने वाले समय में हम बहुत सारा EV में इनका ट्रांजिशन भी देखेंगे। ये हो गया इंडिया बिजनेस। इसके अलावा जो हम ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं JLR की, अभी पीछे कुछ डेटा आया था यूके से, जहाँ की बहुत समस्याएं चल रही हैं, इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, मगर फिर भी JLR का जो डेटा था फ्रॉम यूके इट वाज गुड। मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट होने के प्रोसेस में है और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है JLR के लिए। तो चाइना से भी आपको बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स आने चाहिए आने वाले समय में। फाइनली जो डेट है कंपनी का वो रेगुलर कम होता आ रहा है, तो जो डेट का ओवरहैंग है, मैनेजमेंट कमेंट्री ये कहती है कि डेट फ्री कंपनी हो जाएगी आने वाले 1 से 1.5 साल में। जब ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी दिखा सकती है। अभी भी जो उनके सेल्स नंबर्स हैं कुछ एक तिमाहियों में मारुति से भी अच्छे थे, नो डाउट। अभी पिछली तिमाही में मारुति के नंबर्स बहुत ही बढ़िया उन्होंने पोस्ट किए हैं, बट मेरा ये मानना है कि टाटा मोटर्स ड्यू टू इट्स पेरेंटेज, ड्यू टू इट्स ग्लोबल रीच और इनका जो काम है, ये लोग जैसे टाटा केमिकल्स बहुत काम कर रहा है EV बैटरीज के ऊपर, तो मेरा ये मानना है कि ये कंपनी ग्लोबल कंपनी बन जाएगी EV बैटरीज के लिए। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की मैनेजमेंट है टाटा की, वो बहुत सक्सेसफुली इसको ड्राइव करेंगे और लंबी अवधि के लिए आप निश्चिंत होकर टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स DVR बाय कर सकते हैं। तो अच्छी संभावना है कि ये 1000 का स्तर। जी बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के लिए अच्छी बात तो ये है कि नए लॉन्चेस को लेकर तकनीकी लेस जो नए लॉन्चेस इनके काफ़ी अट्रैक्टिव से बनाते हैं। EV जैसे प्लेटफॉर्म में उतरने की पूरी तैयारी वो दिखा रही हैं, तो इनोवेशंस को भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और एक्सपेरिमेंटेशन से डर नहीं रही है। और साथ ही कर्ज मुक्त, लगातार हम देख रहे हैं कि कर्ज में जो कमी आ रही है, क्रम अनुसार अगर आप देखेंगे कंपनी के कर्ज में भी लगातार कमी आ रही है, तो डेट फ्री होने की भी पूरी तरह से तैयारी करती हुई कंपनी 1000 तक के टारगेट से यहाँ पर 3 से 5 साल का नजरिया टाटा मोटर्स। ये विजय जी की तरफ से उनकी दूसरी पसंद। शर्मिला जी, इस लिस्ट में आपकी दूसरी पसंद कौन सी होगी? मैं भी एक कंपनी रेकमेंड कर रही हूँ, वो है टाटा केमिकल। जैसे कि सभी जानते हैं कि केमिकल्स एज ए सेक्टर काफी चर्चा में रहा है पोस्ट जिस तरह से कोविड की सिचुएशन आई, तो क्योंकि चाइना एक बड़ा सप्लायर था, तो जिसे हम चाइना +1 फैक्टर कहते हैं, क्योंकि काफी लोगों को जो इंटरनेशनल बायर्स थे उनको लगने लगा कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और सप्लायर का, और इस वजह से काफी साउथ ईस्ट एशिया में हमने देखा कि केमिकल्स का डिमांड शिफ्ट हुआ और यहाँ से अभी हम काफी केमिकल्स एक्सपोर्ट करने लगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो इस पूरे दौरान चले हैं और मेरे हिसाब से आगे चलकर भी उन सब के लिए सिचुएशन काफी बेहतर हो गई है, because they have now got that foothold into an international market. तो उनमें एक कंपनी है टाटा केमिकल्स। सोडा ऐश में ग्लोबली जो 5 बड़ी कंपनीज मानी जाती है उनमें टाटा केमिकल्स की गिनती है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक तो ग्लोबली ये जो फैक्टर है चाइना +1 वो उनके लिए प्ले आउट कर ही रहा है। उसके साथ साथ सोडा ऐश में जिस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट है, वो भी उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो प्राइसिंग उनके लिए स्ट्रांग रहेगी आगे चलकर, और जो कॉस्ट एस्केलेशंस आए हैं वो भी वो पास थ्रू कर पाएंगे। तो द डिमांड इज गुड, सप्लाई इज टाइट, प्राइसेस आर इन देयर फेवर। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। 1300 रुपए मेरा टारगेट रहेगा विद एन 18 मंथ होराइजन, और जैसे कि मैंने कहा कि आप उसको रिविजिट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये एक आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा प्ले रहेगा। चलिए, तो टाटा केमिकल शर्मिला जी की तरफ से। बचपन की यादों को याद करते करते थोड़ा समय ज़्यादा निकल गया है, तो अब हमारे एक्सपर्ट से हम कहेंगे कि उनकी राय जो है वो क्विकली और जो 4 स्टॉक्स बचे उनमें बताए। राजेश जी, आप बताइए आपकी तरफ से इस कड़ी में दूसरा शेयर।
देखिए बचपन का शो है और बचपन में हम लोग ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। जाहिर है आजकल तो फ्लाइट बिना बात नहीं होती, बच्चे भी फ्लाइट पहले ही प्रेफर करते हैं, बट पहले की सारी ट्रैवलिंग ट्रेन में होती थी और इस वजह से मैंने आईआरसीटीसी चुना है, थीम को भी देखते हुए और कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखते हुए। साल भर का टारगेट हमारा 950 का है, बट ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए भी रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो केटरिंग, टिकट, रेल नीड, ट्रैवल, ये 4 ऐसे डिवीजन है जो ये केटर करती है। वर्चुअल मोनोपोली है। अर्निंग प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं। दूसरे कोई इसमें एंटर बहुत जल्दबाजी में इस वक्त तो करने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार रहे थे, दूसरी तिमाही के नतीजे आज ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नंबर्स कैसे भी आए, ये स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना है। साल भर में हमारा नजरिया 950 का है, लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। समझते हुए बढ़िया स्टॉक आया सीटीसी राजेश जी की तरफ से। विजय जी, आखिरी स्टॉक किस कड़ी में आपकी तरफ से बताएं? शेप में ही बोलूंगा, मेरा जो आखिरी स्टॉक है, मेरा पसंदीदा कंपनी है हिंडाल्को और आदित्य बिरला ग्रुप की अग्रणी कंपनी है और नोवेलिस करके इनका यूरोपियन ऑपरेशंस भी है। मुझे लगता है मेटल्स एक सुपर साइकिल में है और हिंडाल्को में आपको एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर भी मिलता है और एक ग्लोबल रीच भी मिलती है। तो मेरा मानना है कि हिंडाल्को अगर यहाँ से कोई लेता है तो 700 की टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी और बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है। तो हिंडाल्को में खरीदारी करने की सलाह है 700 के लक्ष्य के लिए। शर्मिला जी, आखिरी स्टॉक आपकी तरफ से आप बताइए। आई एम गोइंग विद द मिड कैप आईटी बिरला सॉफ्ट। इनके Q2 के अगर आप डील विंस देखें तो काफी अच्छे थे। रेवेन्यूज वो थोड़े सॉफ्ट रहे, मार्जिन्स एक्सेट्रा, लेकिन आई थिंक कि जिस तरह का उनका आउटलुक है कि एक डबल डिजिट ग्रोथ वो दिखाएंगे रेवेन्यू में इस क्वार्टर। और अब जिस तरह से चीजें सुधर रही है यूएस में, और ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि पूरे आईटी स्पेस में पी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो द स्टॉक हैज करेक्टेड क्वाइट अ बिट फ्रॉम इट्स हाइज। लेकिन अभी अगर आप उस स्टॉक को विजिट करें और उनके नतीजे देखें और वैल्यूएशंस देखें तो स्टॉक काफी अच्छा लगता है। 330 का टारगेट रहेगा, बट आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि रीविजिट इट एंड स्टे इन्वेस्टेड। द लास्ट पिक, स्पेशल पिक इन दिस स्पेशल सेगमेंट, राजेश जी बताइए। देखिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात हो और रिलायंस का नाम ना हो तो ये तो हो नहीं सकता, खास करके भारतीय बाजार में। मैं समझता हूँ रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। तीनों डिवीजन, फिर वो ऑयल टेक केमिकल्स के हो, रिटेल के हो या टेलीकॉम को हो, ऑल सिलेंडर्स फायरिंग है। इस बार हालांकि ओटीसी में थोड़े से नंबर्स दबाव में देखे गए थे, बट मुझे लगता है वो वक्ती है कुछ विंडफॉल टैक्स वगैरह के कारण से। लेकिन अगर आप रिटेल और टेलीकॉम दोनों देखें तो बहुत उम्दा तरीके से बढ़ रहे हैं। रिटेल में 43% की रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में आई है। दूसरे रिटेल चेन्स को अगर आप देखोगे तो 700-800 स्टोर्स है और ये एक ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 नए स्टोर जोड़ रही है और जिस तरीके से अधिग्रहण कर रही है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। साल भर में हमारा नजरिया 3000 का है। एब्सोल्युटली। शर्मिला जी, राजेश जी, विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपना समय देने के लिए और दमदार इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से ध्यान रखते हुए स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश को तो हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे हैं। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।